सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। कैसन हाल बा? देखिए, इस वक्त बिहार की खुमारी हम सब पर भारी है। बिहार में दोबारा ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, लेकिन आज जरा स्टूडियो से बात हो जाए। किस बाबत? गूंज में 4:50 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। आज किस बाबत बात होनी चाहिए, क्या डिस्कशन होना चाहिए? आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। महत्वपूर्ण दिन है आज। आज देश एकता दिवस के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। कुल मिलाकर आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और आह्वान भी करते हैं कि पूरा देश इसी जज्बे और जोश के साथ यूनिटी को जिए। उसमें शामिल होने के लिए आज गुजरात के केवड़िया पीएम पहुंचे। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मौजूद है, वहीं पर पुष्प अर्पण किए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के जन्मदिन यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को हमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस की तरह मनाना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा पीएम। हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। तो पीएम मोदी गुजरात में सरदार पटेल के जन्म दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। दिल्ली में उधर पटेल के एक फैसले को लेकर फिर से हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस को देश में कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने की वजह से बैन कर देना चाहिए। यह मेरी निजी राय है। यह मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस आरएसएस पर प्रतिबंध की वकालत कर रहे हैं और वकालत के लिए वो जिस सरदार पटेल के फैसले की आड़ ले रहे हैं, उसी प्रतिबंध को आरएसएस पर हटाया किसने था, यह सवाल आज की तारीख में पूछा भी जाना चाहिए। उस प्रतिबंध की वकालत खड़गे के पुत्र कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे भी कर चुके हैं। और सिर्फ वकालत नहीं की है, बल्कि कर्नाटक सरकार ने तो 18 अक्टूबर 2025 को बगैर परमिशन सरकारी जगह पर आरएसएस की शाखा लगाने और 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। आपको पता है, इस फैसले के खिलाफ एक संस्था है जो कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद कर्नाटक के धारावाड़ बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार के फैसले पर रोक लगती है। जस्टिस नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच ने सरकार से पूछा कि इस आदेश से कुछ और हासिल करना चाहती है क्या? यानी संघ को रोकने का एक प्रयास खड़गे साहब के गृह राज्य में असफल हो गया है। जहां तक सरदार पटेल की बात है, तो कांग्रेस हमेशा सेलेक्टिवली सरदार पटेल के संघ को बैन करने के फैसले को मुद्दा बनाती रही है। इट इज हाफ बेक्ड ट्रूथ। वो ये नहीं बताती है कि जिस सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया था, उसी सरदार पटेल ने बाद में लिखा कि संघ का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं सरदार पटेल ने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें लगता है कि सत्ता के बल पर वो आरएसएस को कुचल देंगे। आप डंडे के बल पर किसी संगठन को नहीं कुचल सकते हैं। डंडा चोरों और डकैतों के लिए होता है। वो देशभक्त हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। बस उनकी विचारधारा को मोड़ना है। कांग्रेसियों को उन्हें प्यार से जीतना है।
ये किसी और के शब्द में नहीं कह रही हूं, इन शब्दों में मैं जरा इधर से उधर हेरफेर नहीं कर रही हूं, जो है जैसा कहा गया था उसे वैसा ही दोहरा रही हूं। और ये किसी और ने नहीं, सरदार पटेल ने कहा। उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने के फौरन बाद जयपुर में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं स्वयं प्रतिबंध हटाने के लिए उत्सुक था और उसी दिन निर्देश जारी कर दिए थे जब मुझे श्री गोलवलकर का अंतिम पत्र मिला था, जिसमें हमारे कुछ सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई थी। और सरदार पटेल के इन दोनों बयानों के बीच का वो खत भी हमने आपको हमारे शो गूंज में पहले दिखाया था, जब महात्मा गांधी की हत्या में संघ पर लगे आरोपों पर पटेल लिख रहे थे कि संघ का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, दिखता नहीं है। लेकिन सरदार पटेल को सामने रखकर संघ पर प्रतिबंध लगाने की मानसिकता क्या संघ के खिलाफ नफरत को नहीं दिखाती? क्योंकि जिस महात्मा गांधी की हत्या और संघ को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश होती है, उन्हीं महात्मा गांधी के पड़पोते श्री कृष्ण कुलकर्णी ने 8 मार्च 2014 को राहुल गांधी को पत्र लिखा और कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ है, ये वैसी ही बात है जैसी आपके पिता की हत्या में तमिलों का हाथ है। लेकिन मौजूदा सियासत में संघ का विरोध असल में वोट बैंक को साधने का खेल है, समझिए। खरगे ने संघ पर प्रतिबंध की वकालत की तो उनके सुर में अखिलेश यादव ने भी ताल मिला दी। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि बिहार में चुनाव के वक्त संघ पर प्रतिबंध की बात किस रणनीति का हिस्सा है? क्या संघ को सामाजिक प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते वो संघ के सामाजिक प्रभाव को, इसीलिए प्रतिबंध की बात हो रही है? संघ पर प्रतिबंध की वकालत क्या संविधान विरोधी सोच नहीं है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका जल्दी से तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजीव तुली जी राजनीतिक विश्लेषक संघ का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक, संघ पर प्रतिबंध की मांग किसी और ने नहीं, किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कही है। मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूं। फुफकारने से कुछ नहीं होता है, फुफकार मार रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि संघ सांप का जहर नहीं है, शंकर भगवान का गला है और धक धक धड़क रही है अग्नि, हृदय हमारा ज्वाला है। फुफकार नहीं स्वीकार हमें, हमने विषधर को पाला है। पाला हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस राष्ट्र की विचारधारा ने, जो संघ की विचारधारा है, और इसीलिए ये इतना फुफकार मार रहे हैं। सांप का जहर होता ना तो कब का कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देते हैं। ये आज की विचारधारा नहीं है। अगर आप इतिहास को उठा के देखिएगा तो आज़ादी के बाद से, पार्टीशन के समय से के पहले से ही ये जो भारत का इस्लामीकरण करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ते गई, उसी का सोच था कि भारत का विभाजन हुआ नेहरू और जिन्ना की फॉर्म में। भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस, महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। जब विभाजन हो ही गया, कांग्रेस खत्म नहीं हुई, महात्मा गांधी खत्म हो गया, ठीकरा फोड़ दिया गया संघ पे। उसके बाद संघ पे बैन लगा। संघ पे बैन लगने के बाद जैसे भी आपने दिखाया कि सरदार पटेल ने कहा था कि मैं बैन हटाना चाहता हूं, पटेल साहब ने बैन हटाया, पटेल साहब भी चले गए। लगातार राष्ट्र के पक्ष में मानसिकता रखने वालों की कमी कांग्रेस पार्टी में होती चली गई और नेहरूकरण होते चला गया। और नेहरूकरण के साथ साथ एक ग्रेजुअल इस्लामीकरण की तरफ देश बढ़ते गया, जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा था। और आज उसी हिडन एजेंडा, बिहार में चुनाव चल रहा है, ये बोलेंगे कि संघ पे बैन लगना चाहिए और इनके बिल बोलने से बैन लग जाएगा। अरे 10 साल रहे ना यूपीए, क्यों नहीं औकात हुई बैन लगाने की? ऑलराइट, पहले भी तो 4 बार बैन लगाया। 10 साल रहे थे खुद तो हटाया बैन ना, क्यों नहीं लगा पाए? निखिल जैन साहब, एक कड़वी सच्चाई बोलूं, थूक के चाटने की आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। निखिल जी, सबसे पहले रूबिका जी, मैं आशा करता हूँ मेरे भाजपा के मित्र अपना भाषा का स्तर थोड़ा सा बेहतर करेंगे, बट चलिए ठीक है, शायद मेरी आशा ही गलत है। भाजपा से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, इस पे मैं अपनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहूंगा कि किस तरीके से भाजपा के हमारे मित्र बोलते हैं महात्मा गांधी खत्म हो गए।
महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, नथुराम गोडसे ने ही करी थी। देयर इज इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो कि नथुराम गोडसे पहले संघ से जुड़े रहे, संघ की विचारधारा से प्रभावित थे। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से देश का इस्लामीकरण हो गया। देखिए, हिंदू सभ्यता हजारों साल से भारत में, पूरे भारतवर्ष में चलती आई है। हमारे इस्लामिक शासन हुआ मुगलों के दौरान, उसके बाद एक कॉलोनियल क्रिश्चियन एम्पायर आया, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसके बाद हम एक लोकतंत्र बने। लेकिन आज तक हिंदुओं को ना कोई मिटा पाया, ना कोई घटा पाया। हिंदू आज भी देश के बहुमत में है, आज भी हिंदू सभ्यता का बोलबाला है देश में, और उसमें कुछ गलत नहीं है। और साथ साथ हम एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंडर जीते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे ही भाजपा शासन में आती है, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताती है, अचानक से हिंदू खतरे में आ जाता है। मतलब मजे की बात देखिए रूबिका जी, कि शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, इनके दौरान हिंदू कोई इतना खतरे में नहीं आया, अंग्रेजों के दौरान हिंदू खतरे में नहीं आया। मोदी जी के आते ही हिंदू पता नहीं क्यों खतरे में आ जाता है। मुझे तो नहीं लगता हिंदू खतरे में है, पर इन्हें देश का इस्लामीकरण पता नहीं क्यों नजर आता रहता है। इतने प्रधानमंत्री हुए आजादी के बाद, एक भी मुसलमान नहीं हो पाया। इतने राष्ट्रपति हुए, केवल एक या दो ही मुसलमान राष्ट्रपति हुए। इनको पता अरे नहीं इनको क्यों तो रोज आया है इस्लामीकरण जुम्मा नजर आता है। 11 साल हुए हैं भैया, आप लोग कर देते ना। मुस्लिम राष्ट्रपति एक जो आए वो कहाँ से आए, कब बिल्कुल आए? सही बात है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार के दौरान आए, हाँ क्योंकि तो फिर भाजपा को दिखाना था कि हम नहीं तो इतना इतना मुसलमानों प्रेम से है नफरत नहीं आपको तो करते। ले आते ना, आपको किसी ने रोका था? नहीं नहीं, हमें फुर्सत कोई मिलती है मुसलमानों आपको से गांधी परिवार को नहीं नहीं ना बनाने ना में, पीएम रूबिका वगैरह, जी, क्या तब मैं तो अपनी जाकर बात आप पूरी किसी कर सकता मुस्लिम हूँ? को आने देते ना, देखिए बैठ देखिए, के यहाँ बात पर। ऐसी है, ये नहीं थे, ये रूबिका जी, इसे आप नहीं, भाजपा इसे आप मैं भाजपा फैक्ट्स में पर चलो, बात आपने करती नहीं हूँ सर। रोका, नहीं टोका। मैं भी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मैंने कब मना करा कि हमारे अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति थे वो एनडीए की सरकार के दौरान बनाए गए? बिल्कुल बनाए गए, क्योंकि उस टाइम नहीं तो और आप भी बना ऐसे देते ना। पार्टनर्स थे जिन्होंने आपने भाजपा सवाल क्या अरे किया निखिल भाई, आपने क्या मैंने सवाल किया सवाल कि एक नहीं, मुस्लिम मैंने सवाल रिप्रेजेंटेटिव ये लोग नहीं दे पाए? मैं तो नाम गिना रही नहीं, ये हूँ, आप बिल्कुल नहीं कितने दे बोला। पाए नहीं नहीं बताइए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रूबिका जी, आप शायद गलत समझी। मैं ये कह रहा था कि इन्हें देश का इस्लामीकरण नजर आता है। कौन सा इस्लामीकरण? ज्यादातर राष्ट्रपति हिंदू रहे हैं, सारे प्रधानमंत्री या लगभग सारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हटा के हिंदू रहे हैं। तो कौन सा इस्लामीकरण इन्हें नजर आता है? मुझे समझ नहीं आता। इनकी आंखों पे जो इस्लाम का चश्मा बंधा हुआ है, उतना तो ज्यादा मुझे लगता है मस्जिद में मौलवियों की आंख पे नहीं बंधा हुआ होगा। फिर उसके बाद इनकी भाषा तो है ही माशाल्लाह की, क्यों नहीं औकात हुई हटाने की। देखिए, संघ पे प्रतिबंध इसलिए माशाल्लाह, नहीं लगाया गया क्योंकि जैन साहब कह रहे हैं कांग्रेस माशाल्लाह, वल्लाह वल्लाह। देखिए, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो कुछ हाँ कुछ मेरी भाषा में पंजाबी तो भी दिल्ली आती है, में तो कुछ कुछ बाकी सब हरियाणवी भी भी आती है, पले बड़े उर्दू भी हैं। आती है। तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने मुझे तो भाजपा बड़ा के मित्रों आनंद की आया तरह सुनकर, द्वेष मैं तो खुश हुई। मुझे 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 बचपन से ये नहीं सिखाया गया था कि हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, किसी से भी द्वेष रखा जाए। निखिल जिसकी जैन भाषा साहब, के अब जो मैंने शब्द आपको अच्छे सुना, लगे बड़े वो हम आप सब बड़े ने स्वीट लग कर रहे हैं लिए। ना ये सारी बातें करते हुए। आपको प्रॉब्लम ये यहाँ पे किसी ने इस्लाम से नफरत करने की बात नहीं की है। मैं कह रही हूँ देखिए, आप नहीं नहीं, ये होता है ना संघ इस्लामी से नफरत, हिंदुत्व से किसने कहा था? हु वाज दिस मैन जिसने कहा कि हम इस हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है? ये किसने कहा था? मैं थी, बिल्कुल अलग मेरे है, घर से आई थी बिल्कुल। बात, राजीव तुली के रूबिका घर से जी, आई थी, क्या अजय आलोक के घर रूबिका से जी, आई थी? हिंदू हाँ, रूबिका जी, HIV हिंदू किसने धर्म पुकारा था? किसने पुकारा हिंदू था? धर्म हिंदुत्व, देखिए, आतंकवाद, ये शब्द किसने दिया था? हिंदू हाँ? धर्म और हिंदुत्व दो बहुत अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म एक सभ्यता है, अच्छा, एक जीने का आचरण है, एक हाँ रिलीजन है, एक धर्म है जो हाँ, सिखाता है कि सब हम मिल बांट के रहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी फिलॉसफी है। हिंदुत्व एक चलो ये गेम मैं पॉलिटिकल आपके साथ भी फंडामेंटलिस्ट खेलूंगी। आइडियोलॉजी दिस इज है माय जो फेवरेट कहती है गेम। कि मनुस्मृति, आपके साथ चलिए, जो कहती है कि अब होगी देश व्याकरण मनुस्मृति की क्लास, अब होगी व्याकरण की क्लास। वही निखिल भाई मनुस्मृति स्क्रीन जो पर कहती आएंगे। है और निखिल भाई, व्याकरण की क्लास होगी, व्याकरण की क्लास, ठीक है? मुझे पता है कि आपको कुछ शब्द ज्यादा पसंद है, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, तो माशाल्लाह के साथ साथ थोड़ा संस्कृत और थोड़ा ग्रामर भी, हिंदी वाली व्याकरण भी आती होगी, है ना? चलिए शुरू करें। बताइए, माँ से हुआ मातृत्व, पिता से क्या हुआ? ये आप क्या कर रही हैं, मुझे नहीं पता, हाँ मुझे इतनी भी, अच्छी अरे हिंदी नहीं है प्लीज मेरी। बताइए, माँ से मातृत्व, पिता से? रूबिका जी, मैं वकील हूँ, आपको कानून के सवाल पूछने अरे प्लीज अभी आप पूछिएगा कह रहे मुझसे, थे मैं लेकिन दिल्ली हिंदी में पैदा व्याकरण के हुआ, सवाल मुझे ना पूछिए। पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो व्याकरण भी मैंने आती कहा होगी ना? मेरी भाषा में निखिल भाई पंजाबी, सुनिए, हरियाणवी अच्छा और चलिए उर्दू के चलिए शब्द चलिए, मैं हैं। आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। माँ से मातृत्व, पिता से पितृत्व, हिंदू से? अरे ऐसे नहीं, क्या है रूबिका जी, हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अरे ये संस्कृत और वर्ड की ये क्या बात एटिमोलॉजी हुई? में जाके आप बोले हिंदू से हिंदुत्व, हाँ? हिंदू से हिंदू धर्म, हिंदू से हिंदू धर्म क्या? धर्म,
हिंदू सभ्यता, नहीं, ना कि नहीं, माँ से हिंदुत्व। मातृत्व, पिता से पितृत्व, हिंदू से हिंदुत्व, आप समझिए, नहीं, इसको आप अलग इतना थोड़ी कर सकते, reductionist क्योंकि मैं नहीं, सोचता नहीं, हूँ नहीं। तो इसीलिए ये अलग होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? Absolutely व्याकरण की not, क्लास absolutely। व्हाट तो फिर तो आप एब्सोल्युटली? इस्लामित्व भी शब्द बना अरे what do दीजिए, you- कोई शब्द है? अरे भाई, इस्लामित्व कोई शब्द है? क्योंकि ये वो कैसी बहस व्याकरण हम में कर रहे हैं नहीं रूबिका? आता है ना। क्यों नहीं इस्लाम आता? का आपके हिसाब व्याकरण तो से हिंदू अभी का कोई हिंदुत्व- वास्ता नहीं है, हम शब्दों की बात कर हिंदू रहे का हैं। हिंदुत्व बन सकता है तो ईसाई का ईसाईत्व बना दीजिए। अरे अरे आप भैया, इस्लाम का ऐसे नहीं इस्लामित्व होता बना है ना। दीजिए। इसीलिए कहते हैं ना, वही या समझा व्हाट्सएप रहा हूं, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं से होता। जब आप लोग डिग्री लेते हैं ना, ऐसा तब ऐसे नहीं गड़बड़ हो होता। जाती है। देखिए, हर्षवर्धन नहीं, जी, मेरी डिग्री तो नहीं, मुझे मेरी तो डिग्री बड़ा NLU से हाँ, है। मैं आज मुझे पता आश्चर्य था हो डिग्री रहा से है कहाँ जाएंगे। कि अब रुकिए निखिल जी, निखिल जी रुकिए, जैन हो गया लिखा मेरी हुआ है। व्याकरण क्लास ओवर। और टन टन इनको- टन, अब दूसरी क्लास आएगी। चलिए, इनको हिंदू और हिंदुत्व तो नहीं समझ में आ रहा है। ये हो सकता है आगे ये भी कह दें कि माँ का ममत्व तो नहीं होता है, ममता का ये कोई मतलब नहीं समझेंगे। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये हिंदुत्व को ISIS और बोको हरम से जोड़ने वाले लोग क्या समझेंगे, और इसके अलावा उनकी कोई समझ नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति, वो जानता है कि जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, जिसको ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कह रहे हैं, जो उस तरह से रहते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। बड़ी आसानी से समझ में आने वाली चीज है। लेकिन रूबिका जी, मैं आपके मूल विषय पर आता हूं, और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता हूं कि इसको असली बात किसी की समझ में उस तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर चल रही है एकदम मारामारी, भयानक वाली, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच में। खड़गे जी के मन में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा बड़ी प्रबल थी। अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नहीं, उम्र भी हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनके पुत्र हैं प्रियांक खड़गे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए उनको तैयार किया, बाकायदा एक कोशिश है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आग कोई कर्नाटक में लगा रहा है तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब उनको क्या है, उनको लगता है कि राहुल कांग्रेस में सबसे आसान जरिया क्या है। दो सबसे आसान जरिए हैं। पहला है, संघ को आप गालियां दे दीजिए, संघ को आप कुछ भी बोल दीजिए। इसीलिए जब राजा ने कहा था, स्टालिन और राजा ने कहा था कि ये तो HIV है, डेंगू है, एड्स है, मलेरिया है, तो तुरंत प्रियांक खड़गे भी वही बोलते हुए नजर आए थे, उसी भाषा में नजर आ गए थे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। अब प्रियांक खड़गे वहां कह रहे हैं संघ के लोगों पर बैन लगा देंगे। अब उनसे कोई पूछे भाई कि आपने चुनाव के समय कांग्रेस ने एक वादा किया था कि चूंकि PFI पर प्रतिबंध लगा दिया केंद्र की सरकार ने, हम सत्ता में आए तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो भाई आप पहले वही कर दीजिए, आपने कहा था कि बजरंग दल तो ठीक नहीं है, तो उस पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए। दूसरा, संघ पर जब आप ये सब कह रहे हैं, तो क्या आज तक, मैं आज की तारीख तक कह रहा हूं, संघ के खिलाफ कोई भी एक प्रामाणिक आधार आपके पास है? नहीं है। और फिर सवाल यह खड़ा होता है, गांधी जी की हत्या से किसको लाभ हुआ? उधारी के गांधियों को। तो इसलिए यह भी देश को सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे और किन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद लाभ लिया। एक परिवार में भारत की सत्ता को पूरी तरह समर्पित कर दिया। निखिल जी 30 सेकंड्स फॉर अ रिबटल, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, हर्षवर्धन जी की जो अंतर्यामी है कि इन्हें पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में क्या चल रहा है, प्रियांक खड़गे के मन में क्या चल रहा है, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात, जो अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज व्हाट्सएप से निकाल के ला रहे हैं कि गांधी जी की हत्या में कांग्रेस का हाथ था, अब तो कल को कुछ भी बोलने लगेंगे। कल तो बोलेंगे कि गांधी जी की हत्या ही नहीं हुई थी, उन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसी बेतुकी, गांधी जी की हत्या में कांग्रेस का हाथ था, ये निखिल जैन ने कहा, मैंने नहीं कहा। कौन लोग थे? मैंने नहीं कहा। आप हर्षवर्धन जी, आप दर्शकों को बेवकूफ समझना बंद करिए। मैं जानता हूं कि आपको संघ में लगता है कि सब बेवकूफ हैं, लेकिन भारत के नागरिक, तो आप समझदार नहीं भारत के नागरिक टीवी पर आकर भी बेवकूफी दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझदार हूं। दर्शक तो नहीं है, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। मेरे हवाले से कोई भी गलत बात आप नहीं कहेंगे। को बेवकूफ मत समझिए। नहीं, आप मेरे हवाले से कोई गलत बात नहीं कहेंगे, आप बेवकूफी करिए, लेकिन दर्शकों को मेरे हवाले से बेवकूफ मत कहिए। मैं नहीं कह सकता। दर्शक समझदार होता है। आपका तरीका बहुत गलत है, आप दर्शक को इस तरह से गलत तरीके से बोल रहे हैं। निखिल जैन, ये तरीका ठीक नहीं। ओके, आप रूबिका जी, अब आप देखेंगे हर्षवर्धन जी का 30 सेकंड्स अगेन टू यू। मेरे 3 और मेहमान हैं। निखिल जी प्लीज। थैंक यू सो मच। देखिए, आरएसएस का रोल कितनी सारी दंगों में संदिग्ध पाया गया है। आरएसएस से जुड़े हुए बजरंग दल, झूठ नहीं निखिल जैन, फिर गलत बात। हर्षवर्धन जी, मैंने आपको रोका, मैंने आपको काटा, मैंने आपको रोका। अगर आपको मेरे कथन के बीच में बात काटने की जरूरत है, तो दर्शक भी समझते हैं
चिल्लाता झूठ ही ज्यादा है। आप देखिए एक तो हर्षवर्धन जी, बताइए ना, चिल्लाना झूठ, आप तथ्य झूठ को बताइए ना। चिल्लाने की जरूरत आप होती है, सच शुरू को कीजिए, चिल्लाने एक की तथ्य जरूरत से नहीं शुरू होती। कीजिए, मैं चुप अगर होता हूं। आपको लगता है कि सच, ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। बजरंग दल तो संघ से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा संगठन होगा आपकी नजर में। बजरंग दल के क्या एक्टिविस्ट ने, लीडर्स ने, क्या देखिए ग्राइम क्या टाइम्स की कमाल की हत्या के बात लिए जो इन्होंने मॉब कही। था वो इन्होंने लीड कहा नहीं कि करा था? संघ संदिग्ध क्या रहा, कोर्ट से उसके बाद कन्विक्शन तुरंत नहीं इनको था? जब मैंने कहा तो ये बता नहीं पाए, और अब ये बजरंग दल की बात करने लगे। मैं क्या, यही कह चलिए रहा आप हूं, ये बताइए जितने बजरंग दल अच्छा फ्रॉड संगठन है सेकुलर या नहीं है? नैरेटिव वाले लोग हैं, नहीं, बजरंग वो दल, चलिए मैं हर्षवर्धन आरएसएस त्रिपाठी की, नहीं मेरे बताएंगे। को राजीव तुली यहाँ पर बैठे हुए हैं। रुकिए रुकिए, आप हवा में बातें नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे तथ्यों के साथ करेंगे। राजीव तुली जी कह रहे हैं आप लोग दंगों में बस इतनी संदिग्ध छोटी पाए सी गए एक हैं, अनुरोध है, वायलेंस में आप मैं लोगों सुनेश का दूंगा कि रोल आरएसएस, संदिग्ध एक पाया सेकंड, गया है। छोटा सा 10 सेकंड, 10 अच्छा सेकंड, 10 10 सेकंड सेकंड, 10 निखिल जी सेकंड। बोल दे, उसके बाद हाँ 10 सेकंड। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपके आज के ही शो में तथ्य दूंगा कि कैसे आरएसएस से जुड़े हुए लोग, आरएसएस के मेंबर्स दंगों में कन्विक्ट हुए हैं। लेकिन बस इतना सा अनुरोध है, जो जो बातें हर्षवर्धन जी बोलते हैं उसका ये प्रमाण देंगे, मैं पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। आर्टिकल, 10 सेकंड से पब्लिकेशन, ऊपर हो गया, जल्दी डेट। बताइए ना, प्रमाण दीजिए। लेट्स नॉट मैं वेस्ट आगे की टाइम। डिबेट के लिए कह रहा हूं, मैं आगे की डिबेट में प्रमाण दूंगा, लेकिन हर्षवर्धन जी भी प्रमाण नहीं देंगे। आगे अगर की ये मेरे से डिबेट क्या, प्रमाण मैं मांग रहे यहाँ हैं तो ये भी नहीं देंगे। नहीं, लेट्स फेस इट, देश के लिए जो भी खतरनाक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यू गिव मी द प्रूफ राइट अवे, यू गिव मी द प्रूफ राइट अवे कि आरएसएस दंगों में साजिश करते हुए पाई गई है। प्रूफ कीजिए, अभी मैं हिलूंगी नहीं यहां से। बिल्कुल मैं प्रूफ कर दूंगा, मुझे आप कीजिए। 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का समय दीजिए, नोट्स रेफर करने दीजिए। अच्छा मैं ठीक है, बिल्कुल प्रूफ ठीक करूंगा, है, इसी 5 डिबेट पे मिनट, करूंगा ओके मैं बाद 5 में। मिनट। राजीव तुली जी 5 मिनट में आपको एक्सपोज करेंगे, एक के बाद एक दंगों वाली लिस्ट लेकर आएंगे सामने। धन्यवाद रूबिका जी। मैं अपनी बात, सरदार पटेल ने जो एक पत्र नेहरू जी को लिखा था, मैं अपनी बात उससे ही प्रारंभ करता हूं। उन्होंने गांधी हत्या के बैन के बाद 27 फरवरी 1948 को एक पत्र लिखा। मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। जांच में पता चला है कि षड्यंत्र में सिर्फ 10 लोगों तक राजीव जी एक सीमित था, सेकंड, ये जिसमें से कुछ दो। तो बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो किसके माइक्रोफोन से आ रहा है? क्या राजीव जी के माइक्रोफोन से? नहीं, मेरे राजीव जी आपके हाँ आपके माइक से थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आपकी बात हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं एक बार दोबारा प्रयास करता हूँ। नहीं आपका माइक कहाँ है? इज इट वेरी क्लोज? हाँ मेरे ख्याल से आपका माइक आपने, मेरा माइक दूर है, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, मेरा माइक थोड़ा दूर है, ऐसा नहीं है, नजदीक नहीं है। वो प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ द फैन सर, पंखे की वजह से हो सकता है। वन सेकंड। हाँ चलिए आप बोलिए। ठीक है, हाँ आप जी। मैं परफेक्ट। देखिए, एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित कांग्रेस, एक देशभक्त के द्वारा स्थापित संघ से दुश्मनी रखेगा ही, विद्वेष रखेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें किसी को कोई शक शुबा या संकट भी नहीं होना चाहिए। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं सरदार पटेल के एक पत्र का एक हिस्सा कोट करता हूं, जिसके माध्यम से सरदार पटेल संघ के विषय में क्या सोचते थे, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो CWC की मीटिंग में 1949 में पास हुआ, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर निखिल जी अपनी अपनी बात पूरी कर लें, अपनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसके बाद मेरा कुछ कहने लायक रह नहीं जाएगा। 27 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने नेहरू जी को पत्र लिखा है। मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। जांच में पता चला है कि यह षड्यंत्र सिर्फ 10 लोगों तक सीमित था, जिसमें से 2 को छोड़कर बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। एक बात। दूसरा, मैं आपको एक CWC की 1949 की बैठक का एक रेजोल्यूशन है, जो उस समय के CWC के जो नेता थे उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। यह 10 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल के नेतृत्व में, जो उस समय के पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग जो संघ के, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने 10 अक्टूबर 1949 की बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि संघ के लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, करने देना चाहिए। पहली बात।
17 नवंबर 1949 को नेहरू जी अमेरिका से वापस आए और नेहरू जी ने ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था इसको कैंसिल करवाया, रद्द करवाया और वापस करवाया। हाँ। मैं ये बात क्यों कोट कर रहा हूं? क्यों? जब 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या होती है, उससे पहले 30 दिन में नेहरू जी के कम से कम 10 स्टेटमेंट हैं जिसमें वो कहते हैं कि संघ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, संघ खतरनाक संगठन है। और मेरे को 28 जनवरी 1948 को, शायद अगर मैं तिथि गलत नहीं बता रहा, अमृतसर में भाषण देते हैं कि आई विल क्रश दी आरएसएस। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जो उस समय थे माधव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि संघ किसी की कृपा से नहीं चल रहा है, तब भी नहीं चल रहा था, आज 100 वर्ष के बाद भी नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा वी विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। तो जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि संघ को गांधी की, बापू जी की हत्या के कारण से कोई लाभ नहीं होने वाला था, तो कुल मिलाकर वो लाभ किसको हुआ, ये कभी भी जो है आप और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं वो कभी डिस्कोर्स का हिस्सा रहा ही नहीं। नैरेटिव हमेशा नाथूराम गोडसे को लेकर बना है और नाथूराम गोडसे का ताल्लुक हमेशा संघ से बताया गया है। मतलब चाहे आप किताबें देख लीजिए, चाहे आर्टिकल्स देख लीजिए, हमेशा यही हुआ है। तुली जी 20 सेकंड में बात रखिएगा अपनी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कपूर कमीशन बनाया 1966 में। उस कपूर कमीशन ने लगभग 400-450 गवाह को बुलाया, उनसे बात की, उनसे पूछा संघ की इन्वॉल्वमेंट के विषय में, बापू की हत्या के इन्वॉल्वमेंट के विषय में। और उन्होंने भी अपना जो निर्णय दिया वो यही निर्णय दिया कि मैं आज ये कंक्लूड कर सकता हूं, ये कंक्लूसिव एविडेंस है मेरे सामने, जिससे ये पता चलता है कि संघ का बापू की हत्या में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। नहीं सर, लेकिन ये तो आप बताते बताते थक गए। आज भी देखिए ना, जब खड़गे जी आते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मैं ये कह रही हूँ, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कर्नाटक का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ बिहार में भी तो चुनाव है। बेल्लारी जी, इसका मैं आ रही हूँ तुली जी आपके पास। बेल्लारी जी, इसका असर वहां बिहार में भी होगा क्या, या ये बिहार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है? नहीं, ये बहस जो है रूबिका जी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हो रहा है कि नाथूराम गोडसे पर हो रहा है कि आरएसएस पर हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ सब आएंगे इसमें, तो फिर पूरी आइडियोलॉजिकल वॉर आ जाएगा ना सर। हाँ, तो मेरी जो समझ में आ रहा, मैं जितना समझ रहा हूँ कि ये पटेल साहब को अभी जो है बिहार में चुनाव है क्यों लाया गया है, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ मैं वो बता सकता हूँ, मैं वो बता भी रहा हूँ। मेरी समझ ये है कि पूरे देश भर के जो कुर्मी समाज के लोग हैं, वो पटेल, देखिए अभी जो है महापुरुष जितने हैं पूरे देश भर में, जातियों ने अपने हिस्से में ले लिया है। कुंवर सिंह को हम लोगों ने ले लिया है, राजपूत समाज ने, महाराणा प्रताप को ले लिया हम लोगों ने, सम्राट अशोक को कुशवाहा ने ले लिया है, अंबेडकर जी को दलितों ने ले लिया। पता नहीं आज मुझे अचानक आपके चेहरे में एक किसी दूसरे आदमी का चेहरा याद आ रहा है, जिसका एक डायलॉग बड़ा और कुख्यात डायलॉग है, मुझे तो पसंद नहीं है। कौन जात हो रहना ना से बेल्लारी जी। हाँ ना, सुन लीजिए पहले मैं जो कह रहा हूँ, सुनिए ना। क्यों, मतलब आप तो इसमें भी जाट ढूंढ रहे हैं पूरी बात। बेल्लारी जी, अरे वो कुर्मी को, यहाँ कुर्मी एकदम एक टांग पर खड़ा होकर के ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी कब घोषित करेंगे हमारे नेता को कि चीफ मिनिस्टर फेस हैं। अच्छा, ये अब उनको खुश करने की बात होने लगी। तो ये एंगल आप इस वाले एंगल पर वाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होते हुए आए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ अचानक इस तरह से। अचानक कहाँ सर, 31 अक्टूबर को, ये तो 2014 से मनाया जा रहा है ना। आप आज अचानक थोड़ी मनाया गया, अचानक स्टैच्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप लोग तो मानते हैं वो महामानव है, तो उन्होंने खड़ी कर दी मूर्ति, और आज 31 अक्टूबर को अचानक, अरे 2014 से ये मनाया जा रहा है, आज भी तारीख थी, आज भी मनाया। आप 31 तारीख को की थी पिछली बार? हाँ, कार्यक्रम हाँ नहीं की थी। अरे नहीं किया है, देख लीजिए। अरे मैं कह रही हूँ, और सुनिए सर, मान लीजिए मैं भी अपने याददाश्त के घोड़े दौड़ा रही हूँ, मान लीजिए नहीं भी किया, आज करने का कारण मैं बता देती हूँ आपको।
खड़गे जी ने आज ही का दिन चुना। अब खड़गे जी तो खाकी निकर में या पैंट में सर काली टोपी पहनकर हाथ में डंडा लेकर पथ संचालन नहीं करते हैं। खड़गे जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, वो क्यों याद दिला रहे हैं ये सारी चीजें, क्यों संघ को वो डिस्कोर्स में ला रहे हैं? इसलिए भाई उनको पॉलिटिकल लाभ चाहिए, उनको कर्नाटक की राजनीति, बस यही तो एक लाइन थी सर, आप आईबे ना करिए ऐसा करने से। हाँ 30 सेकंड मुझे दे। हाँ हर्षवर्धन जी, फिर देवज्योति जी। इसलिए वो कर रहे होंगे, लेकिन हाँ वो कर रहे होंगे, लेकिन आरएसएस के बारे में, गोडसे जी के बारे में तो सब जानते हैं, गोडसे जी ने हत्या की महात्मा नहीं सर, अब वो जी हटा सकते हैं आप, कोई आपके ऊपर भयंकर प्रेशर नहीं है। गोडसे बोलिए आप, काहे जी दे रहे हैं आप जबरदस्ती? नहीं हम तो क्या रावण जी थोड़ी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हम गोडसे ही मान लेते हैं। गोडसे बोलिए आप। तो ये हमको बताइए, ये कनेक्शन जो है आरएसएस से, कई लोगों ने ये आरोप लगाया, लेकिन ये मैं कहूंगा कि कोई उस तरह से कोई प्रूफ नहीं मिला कि नहीं इनका सही में आरएसएस का साथ वैसा कनेक्शन है। जैसे एमजे अकबर ने भी आपको जमशेदपुर में जो राइट हुआ था उस पे किताब लिखी है एमजे अकबर साहब ने, उसमें भी उसका जिक्र है आरएसएस का। मैं आपको एक बात बताती, सुनिए। हाँ, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए खड़गे जी ने ये बात रखी है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, आज बड़े खड़गे जी को, कांग्रेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ रहे हैं? हाँ हर्षवर्धन जी, कितनी इज्जत बख्श दी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज बड़ा कह रहे हैं कि 48वें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो संघ के साथ किया था वो आज भी हो जाना चाहिए। बड़ा याद जल्दी आ गए कांग्रेस वालों को। हर्षवर्धन जी। जी, एक तो मैं आपको कहूं, आज मुझे बहुत निराशा हुई। भिलारी जी से ये उम्मीद नहीं थी। हम लोग राजनीतिक डिबेट करते हैं पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर, उसमें खूब जातिवादी बात करते हैं, खूब टिकट में पार्टियों का उसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये कुर्मी वोट, कुर्मी समाज उससे जोड़कर देख रहे हैं। कहां तक चले जाना चाह रहे हैं? और उसके बाद हम कहेंगे कि हम समाज के बुद्धिजीवी हैं, हम समाज को दिशा दिखाते हैं। मतलब इतना तो शर्मसार करने वाला हो गया ये। मुझे आज तक किसी ने ये बयान मैंने नहीं सुना। मैं भी सुबह से कई चैनलों पर इस पर रहा, कल भी रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे डिबेट हो रही, वो सरदार जिसने देश की रियासतों को एक कर दिया, जिसके नाम से एकता अखंडता की बात की जाती है, उस पर एक पत्रकार बैठकर कह रहे हैं कि वो कुर्मी समाज के नेता है। नायक राष्ट्र के होते हैं, जातियों के नहीं होते। नेता लोग करें तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। नेता आके कहे उसको मानना है। बहुत से लोग महाराणा प्रताप को वैसे देख, लेकिन देश राष्ट्र नायकों को उसी तरह से देखता है, अलग से नहीं देखता है। ओके कन्हैया जी, और हमें आपको तो बचना चाहिए इससे। ओके कन्हैया जी 20 सेकंड। नहीं, सत्य देखिए, सत्य बात बड़ा कड़वा होता है। और मैं हकीकत बताता हूँ, सारे जातियों ने महापुरुषों को अपने खेमे में बांट लिया है। मैं ये नहीं, कब मैंने कहा कि वो महापुरुष नहीं थे, वो युग पुरुष नहीं थे? ये मैं इस पर विवाद किया क्या? लेकिन ऐसा गंदा समाज हो गया है, सोच हो गया है। राजनीति, जात की राजनीति चुनाव में देखिए, जात ही पर पड़ता है। सोच बताइए, ईमानदारी से कहिए कि ये कहे कि जितने महापुरुष हैं जातियों ने बांट दिया है कि नहीं बांट दिया है। मैं आपको कुछ वर्षों पहले ले चलती हूँ सर, मैं कुछ वर्षों पहले ले चलती हूँ, और मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे। देवज्योति जी, आप अब तक नहीं आए, आप अभी कांग्रेस के सहयोगी बने बैठे हैं, मुझे आप बता दीजिए, आप भी पॉलिटिकल साइंस के, इतिहास के रहे होंगे शिष्य, है ना, स्टूडेंट रहे होंगे। सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया? आज बड़ा याद कर रही है सरदार पटेल को कि संघ पर बैन लगाया, हम भी लगाएंगे। याद है आपको सरदार पटेल के साथ इस कांग्रेस ने क्या किया था? मैं आपको देवज्योति जी बोले, बिहार में हत्या से जब ये रन फॉर यूनिटी शुरू हो गया ना, तो कांग्रेस कार्यालयों में सरदार पटेल के चित्र के ऑर्डर दिए गए। गायब हो गए थे कांग्रेस कार्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र। नहीं था कोई वहां सरदार पटेल की बात करने वाला। देवज्योति जी, झूठ बोलना अपनी जगह। आज वो कहे रोना रोए कि नहीं हमने तो सरदार पटेल को ये किया वो किया। ओके समझिए देवज्योति जी। सरदार पटेल जी के बारे में जो है हम इतना जानते हैं कि नाथूराम गोडसे जिस समय गोली मारे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, गोडसे मारे थे गोली, तो उस समय उन्होंने एक दो बात कही थी, मतलब पक्ष में ही कही थी कि भाई आरएसएस के खिलाफ में ही कुछ बात कही थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सरदार पटेल, भिलारी साहब भी ठीक बोल रहे हैं कि चुनाव के समय में पटेल साहब का
याद जो है हम लोग करते हैं, भाई वो महापुरुष है, उनको प्रणाम करते हैं। चुनाव के समय क्यों याद लेकिन करते हैं? नहीं, अभी तो चुनाव है ना, अभी तो हत्या हो रहा है बिहार में, गोली चल रहा है। अभी हमारे महागठबंधन की कैंडिडेट को मोकामा में अभी गोली चला दिया बीना देवी पे। हाँ। अभी जो है हम तो उसी में लेके अभी गया था, मेरा कैडर भी गया है अभी वहाँ पे, करीब 200 वीआईपी पार्टी के लोग गया है वहाँ पे। तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, गोली चल रहा है। कल ही ना हत्या हुआ, आपको पता ही है, दुलारचंद यादव जी को गोली मार दिया। तो सरदार पटेल साहब जो हैं, हमको इतना पता है, जहां तक हमको याद आ रहा है, कि जिस समय गांधी जी को, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गोली मारा गया, तो उस समय गोडसे गोली मारे थे, तो उस समय उन्होंने कुछ बात कही थी, याद नहीं आ रहा है क्या कही थी। हम उतना थोड़ा सा इस पे हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, पटेल पे जो है। गांधी पे बोलिएगा तो हम पूरा बोल देंगे, गांधी पे हमको गांधी जी पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना पे जो है देवज्योति जी, यही तो दिक्कत है ना। आपने अपने महापुरुष चुने हुए हैं कि ये वाले हमारे बड़े महापुरुष हैं, और इस वाले महापुरुष पर हमको ज्यादा याद नहीं। आप तो हमको गांधी जी के बारे में बोलेंगे। याद नहीं है तो फिर ये 2 लाइन में पहले देवज्योति जी ने भ्रम क्यों फैलाया कि उस वक्त पटेल ने ये कहा था? अच्छा मुझे याद नहीं, क्या हो क्या गया है? ये लोग टीवी की डिबेट, नेशनल डिबेट में बात करते हैं। आप देश के महापुरुषों के वक्तव्य को भ्रम फैलाते हैं। इसी तरह से तो किया गया ना। नहीं, पर वो संघ के खिलाफ इसी इकोसिस्टम ने आजादी के बाद ये तय कर दिया, कह दिया कि नहीं संघ तो यही। नहीं, लेकिन देवज्योति जी थोड़ा सा वो आदमी दिल से बोलने वाला आदमी है, उनको अभी सच में याद नहीं आ रहा होगा। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो ऐसा क्यों कराना, वो चूंकि सच में उनको याद नहीं आ रहा, इसीलिए वो ये बात नहीं कह पा रही है। इतनी तो मैं उनकी वकालत। फिर गांधी, अरे भाई सरदार पटेल के बारे में, यही तो मुझे दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है कि हमने एक महापुरुष रखा और बाकी सारे महापुरुषों को भुला दिया। निखिल जैन, और इसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी को लेनी होगी। और मैं वो सवाल पूछ रही हूं कि वो पार्टी आप कांग्रेस नहीं तो और कौन को भी नहीं रखा, गांधी जी को भी सिर्फ प्रतीकों के तौर पर रखा। स्वच्छ भारत अभियान मोदी को चलाना पड़ा, एटलीस्ट प्रतीकों के तौर पर रखा तो सही। को लाल किले से बोलना पड़ा गांधी जी के आदर्शों को लागू करने के लिए। निखिल जैन साहब, मुझे ये बताइए, जब सरदार पटेल का बंबई में देहांत हुआ था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नहीं दिया था कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाए? ऐसा इसका अगर कोई आदेश दिया था तो इसका प्रमाण दीजिए। मेरे हिसाब से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। लेकिन मैं उस बात पे आ जाता हूं जिससे हमने डिबेट शुरू करी थी। मेरे से तथ्य मांगे गए थे कि आरएसएस का क्या संदिग्ध रोल है दंगों में, आरएसएस का क्या संदिग्ध रोल था गांधी जी की हत्या में। तो मैं करीबी सहयोगी, हैदराबाद के भारत में विलय के वक्त वहां भारत सरकार के एजेंट और तत्कालीन केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिन्होंने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि जब सरदार का बंबई में देहांत हुआ, उस वक्त जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाएं। मंत्रियों में वो लिख रहे हैं, उस समय बंबई के पास माथेरन में था, वो ये लिख रहे हैं बकायदा। जो मैं देख पा रहा हूँ, देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस। रूबिका जी, क्रेडिबल किताबें आपने, अच्छा चलिए अकाउंट्स एंड प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका। निखिल जैन, मैं इस डिबेट को अभी खत्म कर दूंगी आरएसएस पर यह आरोप लगाते हुए कि आरएसएस सबसे विषैली पार्टी है। मुझे बताइए, नेहरू जी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ, हुए थे। 16 दिसंबर 1950 टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हिंदू का आर्टिकल है, एबीपी का आर्टिकल है क्या कि जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उनके साथ राजगोपालाचारी जी भी थे, मौलाना उनके मंत्री ने लिखा है कि वो उधर शामिल नहीं थे। इनके मंत्री ने, ये आप कहां से पढ़ रही हैं मुझे नहीं पता। अरे मैंने किताब बता तो दी आपको, कितनी किताब बताऊं आपको? तो मैं भी आपको बता दिया, दिसंबर 16, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम वॉल्यूम 2, जाइए पढ़िए। तो आप कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया झूठा है? मैं आपके मंत्री पर यकीन कर रही हूं, यानी आप ही के पार्टी के आदमी पर यकीन कर रही हूं। अरे अगर तस्वीरें हैं नेहरू जी की, राजगोपाला जी की और मौलाना आजाद जी की, दिखाइए ना, सरदार पटेल का फ्यूनरल दिखाइए ना। रूबिका जी, आपको क्या लगता है मैं कोई मतलब यहाँ पर एक
मैं मास्टर दिखा कंप्यूटर दीजिए हूँ, ना। सुपर मैं सुनिए कंप्यूटर सर, हूँ। मैं अदनी से अब एंकर मैं हूँ, आपको मैं तस्वीरें फौरन आपसे दिखाऊं। माफी क्या मांगूंगी। आपने ये शीर्षक मैंने रखा था आपसे डिबेट मैंने का? आपसे क्या सवाल आपने पूछा डिबेट का एक शीर्षक किताब रखा को था? ध्यान में रखते हुए, आप मुझे वो बता दीजिए। मैं सॉरी बोल दूंगी कि सॉरी निखिल भाई, मुझे ध्यान नहीं था, आपने मुझे ध्यान में चलिए, ला आप दिया, में से- कोई प्रॉब्लम नहीं। आप- दिखाइए मुझे तस्वीर, ठीक है दिखाइए। रूबिका जी आप तस्वीर मांग रही हैं तो आप मुझे किताब दिखा दीजिए। अरे दिखाइए। कह तो रही हूँ, आपके गो पास तो सर्च, इतना बड़ा स्टूडियो है, सर्च ऑन गूगल। अरबों रुपए का सेटअप है मैं न्यूज कह 18 रही इंडिया का, हूँ तो आप दिखा दीजिए। आप सर्च कीजिए ना चलाइए निखिल जी। फ्रेम पे। मैं कह रही हूँ मैं अभी सर्च सर्च करके ही कीजिए। बोल रहा हूँ। आई मैं एम सर्च करके ही सेइंग बोल राइट रहा अवे, हूँ। सर्च राइट अवे, सर्च मैडम आई राइट हैव अवे। ऑलरेडी सर्च। क्या मैंने सर्च कर आप लिया। कह रहे हैं कि और जो रूबिका आप कह लियाकत रही हैं प्रूफ इसका दिखाओ, कोई तो मैं तथ्य उस नहीं किताब है। का प्रूफ दिखा रही हूँ। पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा हुआ है, जाइए लिखिए पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, लिखिए वाज दिस मैन नॉट, वॉल्यूम 2, ये भी बता देती हूं, जाइए। ठीक है, मैंने सर्च करके ही बोला हाँ, है। सर्च लेकिन अब कीजिए। पहले जो आपने तथ्य पूछे थे, क्या उन तथ्यों का जवाब दे दूं कि आरएसएस के कितने सारे मेंबर्स दंगों में कन्विक्ट करे गए हैं अब कोर्ट द्वारा? आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं गोल पोस्ट मैं नहीं जब चेंज कर आपको रहा, आप हर चैलेंज कर बारी रही हूँ, आप गोल गोल पोस्ट पोस्ट कर रही चेंज हैं। कर रहे हैं। मैंने भी आपको चैलेंज करा है ना। आप मेरे से कह रही हैं मैं आर्टिकल दिखाऊं 1950 का। हाँ, एक दिखाओ ना, इकलौता मैं तो व्यक्ति कह हूं रही मैं। हूँ, दिखाइए ना। आपके पास तो इतना बड़ा स्टूडियो, आप दिखा दीजिए। क्या आप दिखाऊं जो मैं? किताब बोले, अरे देखिए आई एम मैंने सेइंग तो गूगल इट, मेरे व्यूअर्स ने अब 3 तक गूगल पब्लिकेशन कर लिया है। मैं पेज नंबर भी दिखा आपके देती हूँ। व्यूअर्स को मिल गया। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए पेज नंबर। आप कोई रैंडम पेज नंबर मत बोलिएगा, उसकी कॉपी दिखाइए। क्योंकि व्हाट आई कैन राइज, व्हाट आई कैन रिसर्च, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। What are you saying? आप किताब का प्रिंट दिखा मैं दीजिए। फिर बता रही हूँ आपको, मैं फिर मैडम, बता आप रही एक हूँ, basic कन्हैया comment- लाल आप सारी मानिक बात लाल छोड़िए, मुंशी की basic- किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम वॉल्यूम 2। नाउ गो सर्च। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब मैडम, I have ऐसा? searched। आप मुझे ऑन एयर ऐसे बेवकूफ बना देंगे और मैं बन जाऊंगी, ऐसा क्या कुछ नहीं है? हाँ बताइए। I have searched। हाँ रीड इट, देख लीजिए। क्या लिखा है उसमें? Yeah, all right, I'll read it। हाँ रीड इट। What Pilgrimage to Freedom says, K.M. Munshi's Pilgrimage to Freedom 1967 does discuss tensions between Nehru and Patel, especially over issues of policy and administration. Munshi was deeply loyal to Patel and often critical of Nehru's style. However, nowhere in the book does Munshi state that Nehru forbade ministers or others from attending Patel's funeral. There is no such line or passage suggesting Nehru issued any instruction of that kind. Why don't you search the page number? Why don't you search the page जो number? है ही नहीं वो पेज नंबर कैसे No, ढूंढूं why मैं don't you उसका? search? No, search it. I am saying, और मैं पूरे Tell के me the पूरे page number. मैं Tell me the page number. मैं Please, पूरे please के page number पूरे बताइए। फैक्ट चेक के Please, बाद page आपको number बता रही बताइए। हूँ, ठीक है? और मैं आप आपको अगर पहली उस बात पूरे तो के अगर आप पूरे फैक्ट चेक के सुनिए, साथ आप बता रही सुनिए, हैं तो आप मैं सुनिए, पेज नंबर बताइए। मैं चलिए, पेज नंबर बताइए। बकायदा पेज उसका नंबर अंश बताइए भी ना। लेकर बैठी हूँ। बिल्कुल, जवाहरलाल आप पेज नंबर बताइए मैम। 290 पेज नंबर 289 290। गो सर्च। ठीक है, मैं अब 5 एक मिनट सेकंड आपको देती हूँ और दोबारा आऊंगी। आई एम राजीव नहीं नहीं, तुलसी। आप 5 मिनट मुझे दे। नहीं नहीं अरे नहीं, अभी नहीं, पहले उससे दिए ना पहले 5 जो आपने मिनट, पहले मैं बगैर पूछा नहीं था, जाऊंगी। जो आपने पहले मैं पूछा था जाऊंगी उसका तो जवाब नहीं। सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। आप सुन तो हाँ, लीजिए, बोलिए, शो तो बोलिए। खत्म हो जाएगा ना पर ये मैम। बता आपको के जाना जाइएगा पड़ेगा, मुझे। मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बता मैं के बता के जाइए। जाऊंगा। मैं पहले आरएसएस की कन्विक्शन राइट्स में बता देता हूँ कितने सारे आरएसएस मेंबर्स कन्विक्ट हुए राइट्स में। 7 जनवरी 2025 9 आरएसएस वर्कर्स वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट सीपीआईएम के एक वर्कर का कत्ल करने के लिए। आरएसएस के प्रचारक अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट में दे वर फाउंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, दे वर फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। कनूर शंकर मर्डर केस 2005 कोर्ट के वर्डिक्ट में आरएसएस के कई सारे वर्कर्स को कन्विक्ट करा गया। दीज आर कन्विक्शंस, कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं है। देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल, ये अजमेर शरीफ दरगाह वालों के अक्यूज के नाम है। ठीक है, फिर अब दूसरी बात बोली गई कि पटेल जी ने आरएसएस के बारे में क्या बोला था। चलिए मैं उनकी स्टेटमेंट्स बता देता हूं। सरदार पटेल्स कॉरेस्पॉन्डेंसेस 1945 to 50 वॉल्यूम 6 एडिटेड बाय दुर्गादास नवजीवन पब्लिशिंग हाउस। एज रिगार्ड्स द आरएसएस, this was a letter to MS Golwalkar. As regards to the RSS and Hindu Mahasabha, the activities of these two bodies, particularly the former, were carried on in such a manner that were bound to lead to the tragedy that took place on the 30th of January. सरदार पटेल लिख रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा की गतिविधियों के चलते महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई। सरदार, ये है मैम 30th of January। This is in the book Sardar Patel's Correspondences 45 to 50 volume 6। I can't tell the exact date but I think it is 30th January 1948। Sardar 18 July Patel's correspondence, Rubika Liaquat is sitting right here with the letter, page number 39 39
27 फरवरी 1948 को, डियर जवाहरलाल, थैंक यू फॉर लेटर डेटेड 26 1948 विच आई रिसीव जस्ट नाउ। रुकिए, अच्छा रुक जाइए अभी। It also clearly emerges from these statements that the RSS was not involved in it at all. It was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that the conspiracy and saw it through. It also appears that the conspiracy was limited to some 10 men. ये मैं नहीं कह रही हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं। 18 जुलाई 1948 उसी किताब में 18 जुलाई 1948 का श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा हुआ अगर आप पत्र देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ है, आर रिपोर्ट्स डू कंफर्म दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दीज बॉडीज पर्टिकुलरली द आरएसएस an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy became possible. All right, राजीव तुली जी, वो ये कह रहे हैं कि ये उसी किताब में लिखा हुआ है। राजीव तुली जी, और कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी तो सुन लीजिए 1969 में। रुकिए, पहले इसी पर बात होगी, वन बाय वन। राजीव तुली जी, देखिए, मुझे नहीं मालूम है ये निखिल जैन जी कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं 4 मई 1948 को 48 का भी एक पत्र पटेल का नेहरू जी को जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ देता हूँ। आरएसएस पर हम प्रतिबंध लगा ही चुके हैं और आज भी जारी है, परंतु हमारी मुश्किल यह है कि कुछ प्रांतों में हाई कोर्ट आरएसएस के लोगों को बरी कर देते हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया था। यूपी में ऐसी बहुत सी रिहाई हुई है, बॉम्बे प्रांत में ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से छोड़ा गया है और सरकार से अदालती खर्च तक देने को कहा गया है। अगर हम ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो हम पर नागरिक स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाया जाता है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, जो इनके वी शंकर जो थे वो सरदार पटेल के निजी सहायक थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, माई रिमिनेंसेस विद सरदार पटेल। सरदार पटेल सदा हिंदू समाज के उत्थान और पुनर्गठन में विश्वास करते थे। वह महसूस करते थे कि हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की कमी है। हिंदुओं पर यह दाग है कि वह दूसरे समुदायों के बदमाशों से अपनी सुरक्षा में कमजोर है। सरदार पटेल का मानना था कि यदि हिंदू समाज अच्छी तरह से संगठित और अनुशासित होते हैं तो उन पर आक्रमण बंद हो जाएंगे। सरदार पटेल की नजर में आरएसएस इस अवधारणा में फिट होता था और इसलिए उनकी आरएसएस के साथ सहानुभूति और समर्थन था। ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है और क्यों ना ऐसा करें कि सेम पैनल जो है वापस लाया जाए। निखिल जी, मैं फिर कह रही हूँ, फैक्ट्स पर आप मुझे अगर घेरेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपके दर्शकों ने भी देखा है कि मैंने कितने आप मुझे बताइए ना, ये मैंने ना आई हैव गॉट द वॉल्यूम। मैं चाह रही थी कि मैं ये शो खत्म करूं। हियर इज द वॉल्यूम। When Sardar died in Bombay, Jawaharlal issued a direction to the ministers and the secretaries not to go to Bombay to attend the funeral among the ministers. I was in Matheran at that time. मैं वापस कह रही हूँ, ये Pilgrimage to Freedom Volume 2 नहीं, आप मुझे बताइए। आपको मैंने बकायदा नंबर भी दे दिया, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 289 पेज नंबर 290। ठीक है, अब आप लोग झूठी चीजें फैलाते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली फैलाते हैं, वो तो मैं भी खड़े कॉन्फिडेंटली फैला देते हैं आप। अब आपके दर्शकों को देखना है कि वॉल्यूम्स आपने भी कोट करे, दर्शकों को नहीं, पूरे देश को देखना है सर, पूरे देश को देखना है। पूरे देश हवाई बातें नहीं चलेंगी। अब एक सिंपल सी बात है, मेरे पास वक्त की कमी है निखिल भाई, मेरे पास वक्त की कमी है। इस पर और चर्चा होगी और आगे भी इसी मसले पर मैं बुलाऊंगी आपको डिबेट के लिए। फिलहाल इजाजत।